हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो आज जैसे आपको पता है कि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसलिए हम घर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे हम इसको लाइव नहीं कर रहे, ठीक है। तो 21 अप्रैल के आज डीएनडी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ के अंदर है। जैसे इन्वायरमेंट के अंदर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। देन साइंस एंड टेक के अंदर हम कोविड-19, ठीक है, वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी जो गवर्नमेंट की है उसके बारे में बात करेंगे। देन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बात करेंगे। देन इन ज्योग्राफी कैरेबियन वॉल्केनो के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देन पॉलिटी ऑफेंडिंग ऑनलाइन कंटेंट। देन इन इकॉनमी बिटकॉइन, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो यस्टरडे की थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो उसका ये एक एक्सटेंशन है। देन SISF स्कीम, इसके बारे में देखें क्या क्या है इसके अंदर स्टार्टअप के लिए। हिस्ट्री के अंदर खजुराहो टेम्पल के बारे में डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रेस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को, क्या क्या उसके अंदर आया। तो हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर अगर आप पेज 1 पे देखोगे US करेंसी वॉच, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था कि जो भी करेंसी वॉच लिस्ट है उसके बारे में किया था। बहुत सारी कंट्री डीवैल्यूएट करती हैं अपनी करेंसी को, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसका क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर, यहाँ पे आज के आर्टिकल के अंदर बोला गया कि जो इंडिया जैसे हायर डॉलर परचेज कर रहा है, ठीक है, नंबर 1। तो ये एक रीज़न था, वहाँ पे 3 क्राइटेरिया किए थे हमने, तो वही उसको ही दोबारा बोला गया है। एक तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा डॉलर परचेज किए हैं, ऐसा US ब्लेम करती है। देन ट्रेड सरप्लस, 2 क्राइटेरिया, तो वही 2 मेंशन की गई जो लास्ट में हमने 3 क्राइटेरिया किए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इंडिया ने ये अपोज किया कि इंडिया की RBI है जो वो प्रॉपर काम कर रही है, ऐसा वहाँ पे कुछ ऐसा इशू नहीं है। आगे चलते हैं। रिमूव ऑफेंडिंग ऑनलाइन कंटेंट, इसके बारे में देखेंगे कोर्ट ने क्या बोला है। देन कांग्रेस फॉर वन नेशन वन प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वन नेशन वन कार्ड भी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे कांग्रेस ने बोला कि वैक्सीनेशन का जो प्राइस है वो सेम होना चाहिए। कंपनीज़ को या फिर अलग अलग प्राइस करके लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, गरीब लोगों के लिए खास करके। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 11 पे था, फ्यू कंट्रीज़ कैन नॉट सेट ग्लोबल ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है कि क्वाड के बारे में हमने पढ़ा। ये क्वाड आपका कहाँ पे है? ये क्वाड आपका बेसिकली अगर हम देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो US, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं ना। यहाँ पे चाइना ने भी इसको अपोज किया है बेसिकली। तो चाइना ने ये बोला कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर रहना चाहिए नेशन का, कुछ कंट्रीज़ का डोमिनेंस नहीं रहना चाहिए। ऑल्दो अगर आप क्वाड के अंदर देखोगे तो यहाँ पे US भी ब्लेम करता है कि जो चाइना है वो अपनी डोमिनेंस चाहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला है नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। अब बात करते हैं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ किया है रिसेंटली, ठीक है, रिपोर्ट को। तो इसका एम क्या है? देखो, बहुत सारे आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आप देखोगे इंडिया के कोस्टल एरियाज़, देन नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ है ना, बहुत सारी रेन होती है, वहाँ पे फ्लड आते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज ये वल्नरेबल रहती हैं। तो अब होगा क्या कि मान लो अगर हमने ये रिपोर्ट दे दी है ना, इस इंडेक्स के आधार पे हमने ये बोल दिया कि कौन सी कंट्री ज़्यादा वल्नरेबल है और स्टेट सॉरी और कौन सी स्टेट कम वल्नरेबल है। उससे बेनिफिट क्या होगा? अब स्टेट को पता चल जाएगा कि क्या क्या कमी है, तो अल्टीमेटली वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी, बहुत सारे एफर्ट करेगी ताकि उसकी जो भी उसकी इकॉनमी है ना, वो ग्रो कर पाए और कल को कोई डिज़ास्टर होने की चांसेस बहुत कम रह जाएं। जैसे फ्लड आ गया, उसको कैसे मैनेज करना है, अगर पहले हमें लूप होल पता है देन वी कैन सर्वाइव बेटर, है ना। तो इसीलिए ये रिलीज़ की गई है, ठीक है। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं कौन सी कैटेगरीज हैं, क्या क्या कैटेगरी हैं जिसके बेसिस के ऊपर कंट्रीज़ को रैंक, स्टेट्स को रैंक मिलता है। यहाँ पे कैटेगरी पहले है सोशियो इकोनॉमिक फीचर एंड लाइवलीहुड, जैसे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कितनी परसेंटेज है उस स्टेट की जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? देखो, जितना पॉवर्टी लाइन से नीचे रहेगा, ठीक है, इट मीन उतने उस स्टेट को एफर्ट करने पड़ेंगे, है ना। देन इनकम शेयर, जो नेचुरल रिसोर्स हैं उससे इनकम शेयर कितना है। हॉर्टिकल्चर इन एग्रीकल्चर, मार्जिनल एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग, ऐसे प्रोपोर्शन कितने हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर्स के। देन वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। बायोफिजिकल एस्पेक्ट के अंदर जैसे यील्ड है फूड ग्रेन की कितनी है वहाँ पे, एरिया रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर कितना आता है, फॉरेस्ट एरिया पर 1000 रूरल पॉपुलेशन, इंसिडेंट ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज़, वाटर बॉर्न डिजीज़, ये सारा फैक्टर्स भी उसके अंदर काउंट किए जाते हैं, जिनके बेसिस के ऊपर आप वल्नरेबिलिटी चेक करते हो किस स्टेट की कितनी है। आगे बढ़ते हैं। देन इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे जैसे मान लो बहुत सारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स ही हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। देन वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम,
ये स्कीम कितने लोगों ने ली है, मतलब जहाँ इन स्कीमों ने कितना एरिया कवर किया उसको काउंट करेंगे। देन वी विल सी के एमजी नरेगा जैसे आपका है ना, एमजी नरेगा के अंदर कितनी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, कितने लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिली है। रोड एंड रेल नेटवर्क के बारे में डिस्कस यहाँ पे चेक किया जाता है। देन डेंसिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। उसके बाद ये आपका असेसमेंट बनती है, स्टेट्स के रैंक बनते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या रिजल्ट क्या है। रिलेटिवली हायर वल्नरेबल, जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो यहाँ पे अगर इंडेक्स देखो 0.58 टू 0.67 रहता है इनका। जैसे इसके अंदर है झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, 8 स्टेट है यहाँ पे। अगर आपको मैप दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखो, तो ये वाला रेड कलर जो डार्क रेड है, रिलेटिवली हाई वल्नरेबल स्टेट्स हैं 8। तो बस इतना आप याद रख लेगा ना कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर मोस्टली ये सारी हैं, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो। अदरवाइज स्टेट 8 कैसे याद रखोगे, तो ये सारा रिलेशन आ जाता है। ऐसा यूपीएससी के अंदर पूछा भी जा सकता है कि जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं दे आर मोर रिलेटिवली हाई वल्नरेबल एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो ये हमारी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगर आप रिलेटिवली मॉडरेट देखोगे तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर है ये वाली स्टेट्स हैं, और लो वल्नरेबिलिटी के अंदर बाकी स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड। तो यहाँ पे महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, ये सारी स्टेट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही है डेटा सारा कि जो मॉडरेटली वल्नरेबल है उनके नाम लिखे गए हैं, 10 स्टेट्स हैं। यहाँ पे रिलेटिवली लो वल्नरेबल स्टेट्स हैं जो 11 हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर देखें तो रिलेटिवली लो वल्नरेबल स्टेट्स, ये इसका मैक्सिमम नंबर है, उससे कम नंबर है ये वाला मॉडरेटली, इसका 10 नंबर है। एंड देन जो हाई वल्नरेबल है उनका सबसे कम नंबर है, दैट इज 8 स्टेट्स, ठीक है जी। अब डिस्ट्रिक्ट को भी वल्नरेबल, अब मान लो हमने स्टेट का तो देख लिया कि स्टेट को ज़्यादा एफर्ट करना है, कम करना है, लेकिन यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट का भी हम देखें कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा हाई वल्नरेबल है, कम वल्नरेबल है, उसके अंदर भी दिया गया। जैसे असम, बिहार, झारखंड, उनके जो 60% डिस्ट्रिक्ट है वो हाई वल्नरेबल कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे इनको भी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो जैसे प्रायोरिटाइज अडेप्टेशन, कि अडेप्टेशन और मिटिगेशन के अंदर क्या फ़र्क होता है। अडेप्टेशन और मिटिगेशन, मान लो आपने कोई अडेप्ट किया, मान लो आपने कुछ ऐसा हाउस बना दिया जो हाउस आपका एक बेटर सर्वाइव कर सकता है, कल साइक्लोन या कुछ ऐसा है ना डिज़ास्टर हो जाए। मिटिगेशन मतलब हमने उस डिज़ास्टर को ख़त्म कर दिया। जैसे आपने बहुत सारे सोलर पैनल लगा दिए ताकि आपने जो कोल का रिड्यूस कर दो, और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन करने के लिए एफर्ट है। तो ये सारे उसके एफर्ट है, ठीक है। जैसे हमने अभी एक वाइट पेंट पढ़ा था, वाइटिश पेंट है ना, वाइटिश पेंट अगर आया आपका, तो ये पेंट आपका आएगा अडेप्टेशन के अंदर, क्योंकि हमने ऐसा पेंट कर दिया घर को कि अब ये इतनी सनलाइट को अब्जॉर्व नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा। तो ये हमने अपने आप को अडेप्ट किया है, ताकि हमने क्लाइमेट चेंज को कम नहीं कर रहे, हम अपनी जो टेम्परेचर को कम नहीं कर रहे, बेसिकली हम अपने आप को बचा रहे हैं, दैट इज़ अडेप्टेशन। मिटिगेशन होता अगर आप क्या करते, जिन भी रीज़न से टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे बहुत सारे आपके फॉसिल फ्यूल हम बर्न करते हैं ना, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, उनको कम करें, तो दैट इज़ अंडर मिटिगेशन। और क्या क्या है, क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग अडेप्टेशन, ठीक है। जैसे मान लो ग्रीन क्लाइमेट फंड हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अडेप्टेशन फंड भी UNFCCC के अंदर बना था। तो ये कंट्री को पैसा देता था कि कैसे आपने अडेप्टेशन करनी है, ये वाला काम करना है, उसके लिए पैसा मिलता था, ठीक है। देन इट कुड बिकम अ चैप्टर इन रिवाइज्ड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब अगर आप स्टेट्स को पता चल जाए कि कौन सी स्टेट ज़्यादा वल्नरेबल है, कौन सी कम वल्नरेबल है, अल्टीमेटली क्या होगा कि हम बहुत सारे जो स्टेट की एक्शन प्लान है उसको फॉर्म करने में, उसको दोबारा चैनलाइज करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। देन NDC जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हमने पेरिस के अंदर रखी हुई है कि हम इतना ग्रीन हाउस गैस और इतना फॉसिल फ्यूल को कम करेंगे, ठीक है, उसके लिए भी ये हेल्प करेगा, उसकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, ठीक है। देन पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 9, ठीक है, वहाँ पे भी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो उसके अंदर भी जो भी क्लाइमेट और उसका इम्पैक्ट है और वल्नरेबिलिटी है वो सारा देखा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे प्री के अंदर कोई स्टेटमेंट आ गई कि पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 9 के अंदर क्या कुछ वल्नरेबिलिटी का है, यस है, डेफिनेटली है। तो ये हमने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ है जैसे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, ठीक है। तो अब ये वाला इंडेक्स ऐसा है कि यहाँ पे जो 2019 और 2019 के अंदर ये बताया गया कि कौन सी कंट्री ज़्यादा वल्नरेबल है, कौन सी कम है। तो अगर इंडिया का रैंक देखें 2019 और 2018, तो यहाँ पे इंडिया का 2018 के अंदर 5 रैंक था, अभी 7 था। तो यहाँ पे अगर मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज़ के अंदर देखे जाए तो इंडिया का रैंक यहाँ पे 7 आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है वन नेशन वन प्राइस। आपको पता है कि वैक्सीन आई है, कोविड वैक्सीन आई है, तो बहुत सारी स्टेट से ये बोल रही हैं। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सी जो फॉरेन से वैक्सीन है उनको भी अलाउ कर दिया कि आप इंडिया के अंदर आ सकते हो।
प्राइवेट वालों को भी अलाउ कर दिया गया है कि प्राइवेट वाले अपनी वैक्सीन लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे इशू ये है कि अपोजिशन कांग्रेस बोल रही है कि आपने बहुत सारा ये बोला कि जो 50% है वो वैक्सीन जाएगी सीधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, बाकी 50% स्टेट और प्राइवेट के पास जाएगी। लेकिन वहाँ पे प्राइस जो स्टेट और प्राइवेट वाला है वो डिसाइड करेंगे। तो ये अपोजिशन ये बोल रही है कि भाई अब जब आप प्राइस डिसाइड करोगे तो वहाँ पे बहुत से गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्म होगा, है ना। उनको वो इतना पैसा कहाँ कहाँ से देंगे। सेकेंडली जो आपकी ये वाली है स्टेट के ऊपर ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि जीएसटी का बहुत बर्डन है, जीएसटी का पैसा कम आया, इकॉनमी वैसे स्लो है ड्यू टू लॉकडाउन जो हमने पहले देखा था, पहले फेज़ के अंदर लगाए गए। तो यहाँ पे एक और बर्डन स्टेट्स के ऊपर पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारी नेशनल कोविड-19 वैक्सीन स्ट्रेटजी क्या है। फेज़ 1 हमने स्टार्ट किया 16 जन 2021। यहाँ पे हमने पहले प्रायोरिटाइज़ किया गया कि भाई हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर, इन दोनों को हम वैक्सीन लगाएंगे, हमारी प्रायोरिटी थी। देन फेज़ 2 हमने 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल तक स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने बोला कि जो 45 ईयर से ऊपर है, ठीक है, उनको वैक्सीन दी जाएगी, है ना। प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे हमने इनरोल करती है कि वो भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अब फेज़ 3 है जो 1 मई से स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना है हमने, जैसे वैक्सीन मैन्युफैक्चर है 50% सप्लाई होगी जो वैक्सीन की, ठीक है, वो जाएगी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है जी। देन बाकी की 50% है जो वो आपकी स्टेट्स को जाएगी और ओपन मार्केट के अंदर जाएगी। मतलब कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है अगर इंडिया के अंदर, 50% वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा, बाकी 50% आपकी स्टेट और प्राइवेट वालों को जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो भी आप 50% जो आप मार्केट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट या मार्केट के अंदर वैक्सीन दे रहे हो, उसका प्राइस आप पहले डिसाइड कर दोगे, ठीक है, बिफोर 1 मई 2021, ठीक है। देन प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे भी है, वो प्रोक्योर कर सकते हैं वैक्सीन, ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर 50%। जो भी स्टेट, मतलब दो चीज़ें हैं, एक आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगी 50%, दूसरी आपकी जाएगी स्टेट प्लस प्राइवेट। तो यहाँ पे इसका प्राइस डिसाइड पहले कर देना है उन्होंने बोला है। तो इसी का इशू है जो अपोजिशन बोल रही है कि आप प्राइस डिसाइड वो करेंगे तो अल्टीमेटली वो बहुत महंगा होगा एज़ कम्पेयर टू आप फ्री दो, ठीक है। तो उसके बाद अब ये लगेगी किसको, जो भी 18 साल से ऊपर है उन सभी को लगेगी, ठीक है। वैक्सीनेशन जो पहले लगी हुई है ना, या अर्लियर, जैसे हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर जो 45 ईयर से ऊपर है, ये ऑलरेडी एज इट इज़ ऐसे प्लान चलेगा। उसके बाद जो भी आपका फॉलोअप प्रोटोकॉल है ना, वैक्सीन लगाई उस प्रोग्राम का, जो जैसे कोविन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आता है सब कुछ। और AEFI जो हमने पढ़ा था, बहुत सारी जैसे मान लो वैक्सीन के बाद डेथ होती हैं, तो वो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैक्सीन से होती हैं, बहुत से और इश्यूज हैं, वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इसके ऊपर रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। देन स्टॉक एंड प्राइस, कितना स्टॉक पड़ा है, क्या प्राइस है, ये सारा रियल टाइम अपडेट करना है इसके अंदर। देन डिवीज़न ऑफ वैक्सीन जो 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, बाकी की 50% जो गवर्नमेंट और बाकी चैनल के, इन सभी के लिए ऑल वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मतलब ये कि जो भी आपकी मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर हो रही है, वो सारी वैक्सीन को 50-50 में डिवाइड किया जाएगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। जो इंपोर्ट की है वो इंटायरली यूटिलाइज कर सकते हैं अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल। तो मतलब जो आपकी स्टेट के इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है उसका 50-50 डिवाइड करना, जो बाहर से इंपोर्ट हो रही है वो सीधी यूज़ कर सकते हो आप मार्केट के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम इट्स शेयर विल एलोकेट वैक्सीन टू स्टेट एंड यूटी। क्राइटेरिया क्या है, जैसे इन्फेक्शन, मतलब कि जो हमारे पास 50-50 का शेयर आया है ना, 50% तो ये चलेगी स्टेट और प्राइवेट वाली, ये जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है। जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली आप कहीं पे भी यूज़ कर लो। अब बच गया ये गवर्नमेंट वाला शेयर, जो गवर्नमेंट को 50% मिला। अब ये स्टेट को एलोकेट करेगी, लेकिन कैसे, ये स्टेट को क्राइटेरिया के बेस के ऊपर एलोकेट करेगी। जैसे मान लो इन्फेक्शन के नंबर ऑफ एक्टिव कोविड केस किस स्टेट के अंदर कितने, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस, वो कितनी स्पीड से लोगों को वैक्सीन दे पा रही है। देन वेस्टेज, अगर मान लो वेस्टेज हो रही है किसी स्टेट के अंदर, उसको कम मिलेगी, ठीक है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो ये सारे क्राइटेरिया इसके अंदर रखे गए हैं। देन सेकेंड डोज जो है, पहली 2 डोज लगती हैं, जो सेकेंड डोज है वो उसको प्रायोरिटी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लग गई है तो सेकंड भी लगनी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। रशिया सेज इट विल लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन। देखो स्पेस स्टेशन हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हमने लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये बहुत तेज़, क्योंकि अर्थ है, अर्थ के पास है, तो ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा नीचे, और इतनी स्पीड इधर जाएगी और रिजल्टेंट ये निकलता है, और यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसकी, और इसीलिए ये अराउंड 90 to 95 मिनट के अंदर एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत टाइम कम लगता है। अगर आप जियो स्टेशनरी के पास जाओगे तो वहाँ पे 24 आवर लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन भी कम है और बहुत बड़ा ऑर्बिट रहता है। तो यहाँ पे बहुत तेज ये चक्कर लगाता है। अब ये यहाँ पे
हमने स्पेस स्टेशन रिसर्च के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब ये 5 कंट्री ने किया, उसके अंदर आपका रशिया भी था। लेकिन अगर हम देखें रशिया मेनली पहले क्या काम करता था, जैसे मान लो अर्थ से आपने बहुत सी मैन्ड फ्लाइट आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर ले गए, तो रशिया मेनली फ्लाइट से लेके जाता था। लेकिन अभी आपकी यूएस की कंपनी स्पेस एक्स आ गई है, तो वो काम कर रही है, तो रशिया को लगता है उसकी मोनोपोली चली गई है। तो रशिया ये कहता है कि हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे बाय 2025। तो अभी देख लेते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है, 1998 के अंदर किया था। 5 हैं, कौन से है आपका, यूएसए नासा, रॉस्कोमॉस, ये आपका अपना रशिया आ गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जाक्सा है जापान का, देन कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो इन्होंने प्राइमरी ये 5 पार्टनर थे इसके अंदर। यहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी होता है कि जो नियर जीरो ग्रेविटी ये क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे मान लो अर्थ के ऊपर आप कोई भी पार्टिकल को स्टडी करते हो, तो अर्थ के ऊपर नीचे को ग्रेविटेशन लगती है, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशन लगेगी, इट मीन कि ये वाला पार्टिकल अपना फ्री मूव नहीं करेगा, ये अपना पार्टिकल एक फ्री मूवमेंट नहीं रहती, क्योंकि ग्रेविटेशन नीचे को लग रही है। अगर यही हम स्पेस के अंदर चले जाएं, तो वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी है, बहुत लो ग्रेविटी, तो उस ग्रेविटी के अंदर पार्टिकल जो वेव लाइक मूव करते हैं। तो यहाँ पे ट्रू नेचर अगर हमने किसी पार्टिकल का पता करना है, तो वहाँ पे आपको माइक्रो ग्रेविटी की ज़रूरत होती है। क्या हम अर्थ के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं? डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। 10 से 15 सेकंड के लिए आप बहुत ज़्यादा कोई एयरक्राफ्ट को ऊपर लेके जाओ, उसके बाद फ्री फॉल करवाओ नीचे बड़ी जल्दी से, वहाँ पे थोड़े समय के लिए हम ये ग्रेविटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम कैरेबियन वॉल्केनो रीचेस इंडिया। तो अब ये होता क्या है, जैसे मान लो कोई वॉल्केनो है, वॉल्केनो के अंदर 2 चीज़ें निकलती हैं, एक आपका निकलता है HCl, एक आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। HCl जो है वहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे ओजोन डिप्लीट करता है, ओजोन डिप्लीट होती है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूँ, तो ये आपका वाटर के साथ मिल जाता है और H2SO4 बना देता है। H2SO4 सल्फ्यूरस पार्टिकल बनाते हैं, सल्फ्यूरस पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल क्या है, ये एरोसोल्स हैं, ये दे आर एरोसोल। अब ये एरोसोल हैं, तो ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो सनलाइट आएगी, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, वापस भेजेंगे। इट मीन्स कि अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा, कई बार विंटर भी क्रिएट हो जाती है। तो यही बोला गया इन्होंने, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ट्रेवल की गई है इंडिया की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको ये सारा, ठीक है। अब यहाँ पे एरोसोल बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो अर्थ की सेकंड लेयर है उसके अंदर पहुँच गए हैं, ऐसा अभी ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा, कूलिंग इम्पैक्ट होगा अर्थ के ऊपर, मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे एरोसोल है, ये रिफ्लेक्ट करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है कि विंटर क्रिएट हो जाती है कई बार, ठीक है। एरोसोल इंक्रीज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन, हमने ऑलरेडी ये पढ़ दिया। आगे बढ़ते हैं, कैरेबियन आइलैंड कहाँ पे हैं, ये आपका जैसे ये कैरेबियन सी है और अटलांटिक ओशन, यहाँ पे ये बीच में ये वाले सारे आपके कैरेबियन के पार्ट्स हैं, ठीक है जी। कैरेबियन आइलैंड के ग्रुप है, तो वहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपने ये 2 चीज़ें देखो, ऐसा आप कंट्रीज़ इतने आइलैंड है, उनके नाम तो याद कर नहीं पाओगे, जो न्यूज़ में रहेगा उसका करेंगे डेफिनेटली। कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन, ये 2 चीज़ें याद रखना कि इसके बीच में है, ठीक है। अब वॉल्केनो के बारे में बात कर लेते हैं, 2 मेन वॉल्केनो, ठीक है। एक होता है स्ट्रेटो वॉल्केनो। स्ट्रेटो वॉल्केनो बेसिकली बहुत ज़्यादा, ये क्या बोलते हैं इसको, विस्कस होता है, ठीक है। अब विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा वो स्टिक करेगा, वो इतना फ्री फ्लो नहीं करेगा, है ना। जैसे आपका कोई भी चीज़ है, जैसे आपको थोड़ी सी सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर है, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम है, तो वाटर को आप गिराओगे कहीं पे तो वो फ्लैट हो जाता है एकदम से, है ना। तो यहाँ पे इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, ये स्टिकी लावा होता है इसके अंदर, तो इसीलिए ये ऊपर को ऐसे, जब यहाँ पे वॉल्केनो आता है, ये साइडों के ऊपर बड़ी सी कोन बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्डअप होता है बहुत ज़्यादा। अब स्ट्रेटो वॉल्केनो मोस्टली जो एक्सप्लोजिव होते हैं बहुत ज़्यादा, ये हमने ध्यान रखना है। अब इनको एंडेसाइटिक भी बोलते हैं। एंडेसाइटिक बेसिकली एंडीज माउंटेन से लिया गया नाम, बट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ और डिफरेंट रॉक नहीं होती, वो भी पाई जाती है। तो वहाँ पे अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए कि इसके अंदर एंडेसाइटिक से अलावा कुछ और नहीं होता, तो वो स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, वो ध्यान रखना है आपने। दूसरा है शील्ड, तो शील्ड से नाम ही पता चलता है, शील्ड बनाता है। अब इसके अंदर बहुत लो विस्कोसिटी होती है, तो अगर ये वॉल्केनो आएगा तो ये धीरे धीरे ऐसे साइड को फैलता जाता है। क्यों? क्योंकि विस्कस बहुत कम है, ठीक है, विस्कस बहुत कम है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लूइडिक बेसाल्टिक लावा होता है, जिसका नाम दिया था, जैसे मोना किया है, मोना लोआ, तो ये उसकी एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही फेमस एग्जांपल्स है बेसिकली ये, ठीक है। तो ये हमने इतना ध्यान रखना है यहाँ पे, बस इतना हमारा काम है। देन ऑफेंडिंग ऑनलाइन कंटेंट, अभी एक इशू हुआ है,
एक कोई लेडी थी, उसने इशू डाला कि कोर्ट के अंदर कि उसकी जो फेसबुक और बाकी साइट्स के ऊपर पिक्चर्स थी वो किसी ने कॉपी करके और पोर्नोग्राफिक साइट वेबसाइट के ऊपर डाल दी है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि देखो, पहली बात तो क्या फेसबुक वगैरह ऐसा काम करना चाहिए, ये तो हम सभी को बोलते हैं कि आजकल बहुत ऐसा टाइम आ गया कि हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि फेसबुक वगैरह के ऊपर या तो लॉक वगैरह या कुछ ऐसा सिक्योरिटी पर्पज़ से देखें, और कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं बहुत बार सेल्फी के चक्कर में डाल देते हैं हम, वो थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी फेसबुक से पूछा गया, उसने बोला हमारी तो ठीक है, गूगल ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जो आप कहोगे हम करेंगे। अब यूरोप के अंदर, अब पहले इसके बात करते हैं कोर्ट ने क्या बोला है। कोर्ट ने 2-3 चीज़ें बोली हैं। कोर्ट ने ये बोला है, पहली बात तो अगर कोई बोले ऐसा कोई कंटेंट है किसी और साइट के ऊपर डाल दिया, 24 आवर के अंदर कोर्ट ऑर्डर देगा, उसके अंदर आप रिमूव करो। वो कहते हैं ठीक है। दूसरी बात, उस डेटा को आपने 180 डेज तक रखना है। अब ऐसा भी रखना है, इसलिए रखना है, ठीक है, ताकि मान लो कोई कल को इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके अंदर हम डेटा रिकवर कर पाएँ। तो ऐसा नहीं आपने पब्लिकली रिमूव कर दिया और डेटा आप 180 डेज तक रखना। ठीक है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, GDPR 2018। ये आपका आया था यूरोपियन यूनियन के अंदर। यहाँ पे राइट टू बी फॉरगेटन बताया गया। राइट टू बी फॉरगेटन मतलब अगर मान लो कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं किसी की या कुछ ऐसा डाल दिया गया है इंटरनेट के ऊपर, अब उसको लगता है कि नहीं उसकी इमेज या उसको हार्म कर रहा है ज़्यादा, तो अब वो भूलना चाहता है, तो वो वहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा कि इस चीज़ को आप वहाँ से डिलीट कर दो, और ये डिलीट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं क्या ऐसा इंडिया के अंदर प्रोविज़न है। अगर हमने ये पढ़ा था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था पर्सनल डेटा, नॉन पर्सनल डेटा, वो सारी क्लासिफिकेशन करी थी। इसके अंदर राइट टू बी फॉरगेटन का दिया गया है। ऐसा अभी और कुछ है नहीं कि वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी भी अपना डेटा को लिमिट और डीलिंक करवा सकता है, ठीक है, ताकि वो वहाँ से पब्लिकली रिलीज़ हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये डेटा, अगर बात करूँ राइट टू बी फॉरगेटन, अगर आपको यूपीएससी के अंदर आ गया तो ये बहुत सारा, अगर आप देखोगे राइट टू प्राइवेसी से लिंक करता है, क्योंकि राइट टू बी फॉरगेटन आपने पब्लिक से उठा दिया, उसको डिलीट कर दिया, अल्टीमेटली वो प्राइवेट डेटा बन गए। तो ये आपका आर्टिकल 21 जो पुत्तस्वामी की जजमेंट है उसके भी हिसाब से ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठा रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई रेप विक्टिम है, तो अब वो रेप विक्टिम के लिए ठीक है आपने बोला कि ये डेटा वहाँ से उठा दो, लेकिन जिसने रेप किया या कुछ ऐसा है कन्विक्ट है, वो नहीं कह सकता ये वाला, है ना, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए, वो तो आरटीआई के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये सारे इशू बहुत कम्प्लेक्स इशू बन जाते हैं अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ इसको कंपेयर करें। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना है। देन बिटकॉइन, तो कल की क्लास के अंदर हमने बिटकॉइन, तो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो पहले वीडियो देख ले। बिटकॉइन के बारे में पढ़ा था, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ा था। देन वी हैव डिस्कस अबाउट ब्लॉकचेन। ठीक है, ये तीनों इशू हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किए थे। अभी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने ये बोला है कि पॉसिबिलिटी है कि वो न्यू डिजिटल करेंसी ले आए जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन बेसिकली इसलिए वो लेके आ रहे हैं, कोविड के टाइम पे कैश ट्रांजैक्शन बहुत कम हो गया, तो वो बोलते हैं हम बिटकॉइन लेके आएंगे, ये हाउस होल्ड वगैरह आपके यूज़ करेंगे। ठीक है, और अलॉन्ग साइड कैश, मतलब ऐसा नहीं है कि जो बिटकॉइन आ जाएगी दूसरी करेंसी खत्म हो जाएगी, दूसरी करेंसी भी रहेगी। ठीक है, अभी तक ओनली बहामास जैसे वो ऐसी करेंसीज को यूज़ कर रहे हैं। चाइना भी, स्वीडन ने भी बोला है 2026 तक वो यूज़ करेगा। ठीक है, ये सारे हमारे इशू हैं। देन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है। अब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी खोलने की बात कर रहे हैं। इंडिया ने भी ये बोला है, जो हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो अभी रिसेंटली बिल, तो वहाँ पे क्या है, वर्चुअल फॉर्म है फिएट करेंसी की। फिएट करेंसी क्या होती है, फिएट करेंसी वो होती है आपकी जो गवर्नमेंट ने साइन की हो, गवर्नमेंट या आपकी सेंट्रल बॉडी है ना, जैसे आपके हमारे जो भी रुपये की करेंसी है, तो ये सारी करेंसी साइन करके देते हैं, इसको फिएट करेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी ये गोल्ड या कुछ ऐसी एसेट से कोई बैक्ड नहीं है। अब ये अगर मान लो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, या फिर आपकी कोई ट्रांजैक्शन के अंदर यूज़ हो रही है, जब यूज़ होगी तो ये इसको बोलते हैं लीगल टेंडर। जैसे हमारा जब नोट्स बंद किए थे तो आपके 500 वाले, तो वहाँ पे डिमोनेटाइजेशन के ऊपर प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि अब ये नोट्स लीगल टेंडर नहीं है, मतलब लीगल टेंडर नहीं है। फिएट करेंसी तो थी, गवर्नमेंट ने साइन किया हुआ, लेकिन ये अब ट्रांजैक्शन के लिए एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने तब बोला था। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप के अंदर देखो, कोई स्टार्टअप बेसिकली किसी ने मान लो कुछ नया आइडिया आया, आइडिया के बाद वो कुछ ना कुछ करके उस आइडिया को एक प्रोटोटाइप बनाता है। मतलब आपके अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखो, आइडिया आया आपके दिमाग में, कुछ आपने बोला कि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे स्केचेस बने, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, मतलब आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है
उसको आपने थोड़ा सा जनरलाइज करके देखा कि इसका प्रूफ है, क्या ये आइडिया बड़ा बन सकता है। अगर बन सकता है तो आप उसका प्रोटोटाइप उसी जैसा बनाओगे, एंड अल्टीमेटली प्रोटोटाइप के बाद आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लो प्रोटोटाइप बना दिया या आपका आइडिया के अंदर दम है, तो लोग यहाँ पे पैसा देते हैं आपको, है ना, फंड देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंपनी के अंदर जो आपने स्टार्ट की है, स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो उसके अंदर बहुत सारा पैसा मिलता है। लेकिन अगर आपके आइडिया के अंदर दम नहीं है और लोगों को लगता है नहीं ग्रो करेगा, तो यहाँ पे नहीं मिलता पैसा। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप याद रखना है हमने, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट भी एक चीज़ है जो हमें याद रखनी है। अगर मैं और पीछे दिखाऊँ आपको, ठीक है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है, प्रोटोटाइप है, देन MVP आता है, उसके बाद प्रोडक्शन आती है, ठीक है। तो ये सारा हमें थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि इसके अंदर होता क्या है। ऐसा आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पूरा A to Z याद होना चाहिए, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। अब जैसे मान लो इनक्यूबेशन है, अब इसमें इनक्यूबेशन भी आता है, मतलब बहुत सारे लोग आपको एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे आपके दिमाग में आइडिया है, अब उस आइडिया को हमने चैनलाइज करके कुछ प्रोटोटाइप वगैरह कुछ बनाना तो पड़ेगा, उसके लिए हमें वर्कशॉप वगैरह चाहिए, ये सारी प्रोवाइड की जाती है इनक्यूबेशन के टाइम पे, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया ने ये क्या बोला है यहाँ पे स्टार्टअप को। बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे होते हैं जिनको पैसा नहीं मिलता, इसीलिए ये स्कीम निकाली गई है, सीड फंड स्कीम, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम के अंदर है क्या, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, जैसे सीड फंडिंग है, एलिजिबल स्टार्टअप को दी जाएगी स्टार्टिंग के अंदर, ये हमने, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के लाइन के ऊपर है ना, तो हमने सेल्फ रिलायंस कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, अब मिलेगी किसको, वो स्टार्टअप जो आपका नॉट मोर देन 2 ईयर अगो, मतलब 2 साल के अंदर अंदर बनाना चाहिए जब ये स्कीम स्टार्ट हुई है। दूसरी बात, जब वो एप्लीकेशन दे रहा है, जब दूसरी बात है नॉट रिसीव्ड मोर देन, मतलब उसके पास 10 लाख से ज़्यादा किसी और सेंट्रल या गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, उसके थ्रू उसके 10 लाख के ज़्यादा पैसा उसको कहीं से मिला ना होना चाहिए, ठीक है। अब वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय DPIIT, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। देन इंडियन जो प्रमोटर है उस कंपनी के अंदर, स्टार्टअप के अंदर, वो आपके एटलीस्ट 51% होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉरेनर बहुत सारे हैं और वहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रेफरेंस। अब कौन से स्टार्टअप को इस स्कीम के अंदर ज़्यादा फंड, यहाँ पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो सोशल इम्पैक्ट है, जो स्टार्टअप के अंदर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना, जो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इनोवेशन लेके आ रहे हैं, कुछ आइडियाज़ हैं उनके पास कि कैसे इनको इम्प्रूव किया जाए, उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद करते हैं कि सीड फंड टू एलिजिबल स्टार्टअप कौन से, जैसे मान लो अप टू 20 लाख किनको मिलेगा, जो वैलिडेशन ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट या प्रोटोटाइप बन गया, हमने ये अभी पढ़ा है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट या प्रोटोटाइप, मतलब जो यहाँ पे ऑलरेडी है उनको 20 लाख तक मिलेगा। उसके बाद 50 लाख तक मिलेगा, ठीक है, फॉर मार्केट एंट्री, कमर्शियलाइजेशन, उसके लिए स्केलिंग अप, मतलब स्केलिंग अप मतलब अब बूस्ट करेगा, जब आपका एक बार फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया, अब स्केलिंग अप होगी और ये आपका स्टार्टअप स्टार्ट हो जाएगा। और क्या क्या है इसके अंदर, सीड फंडिंग क्या होता है, वेरी इनिशियल फंडिंग इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, तो ये कई टाइप की हो सकती है, जैसे शेयर वगैरह खरीद लिए या कुछ ऐसा है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे फंडिंग आ जाती है, ओके। देन खजुराहो टेम्पल के बारे में बात करेंगे। तो खजुराहो टेम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने देखो अपना देश वेबिनार के ऊपर अभी रिसेंटली खजुराहो टेम्पल के ऊपर हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हाँ, कि यहाँ पे खजुराहो टेम्पल की एक स्टोरी है, बताया जाता है कि एक हेमवती करके ब्यूटीफुल लेडी थी, ठीक है, उसको बाथिंग पूल के अंदर जो मून गॉड ने देखा था, अल्टीमेटली वो चली जाती है जंगलों के बीच में, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया के अंदर, वहाँ पे शी कंसीव अ चाइल्ड, तो यहाँ पे एक चाइल्ड का होता है और उसका नाम रखा जाता है चंद्रावर्मन। और अब वो लेडी बहुत ज़्यादा कहते हैं मून गॉड से नाराज़ होती है, और मून गॉड अल्टीमेटली उसको बोलता है कि ये जो लड़का हुआ है ये बाद में जाके बहुत बड़ा किंग बनेगा, और यही आपका चंडेला डायनेस्टी को स्टार्ट करता है, ठीक है, और यही फाउंडर है। ये ऐसी स्टोरी बताई जाती है। और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके पीछे, लेकिन चलो खैर, एक हमने पढ़ लिया, एग्जाम में आएगी नहीं, वैसे मज़े लेने के लिए, ठीक है। खजुराहो टेम्पल के अंदर अगर देखें, खजूर से इसका नाम स्टार्ट हुआ है, ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे गेट के ऊपर 2 खजूर थी, तो वहीं से ये नाम ओरिजिन हुआ, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि चंडेला डायनेस्टी ने किया, तो स्टार्ट तो यहाँ पे इसको 3 कैटेगरी के अंदर, जैसे ईस्ट, वेस्ट और सदर्न, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कार्विंग्स हैं, बहुत सारी इरोटिक स्कल्पचर्स भी हैं, जिसके लिए बहुत बोला जाता है, लेकिन जब अगर हम ध्यान से देखें तो जो भी इरोटिक स्कल्पचर्स हैं वो अराउंड 10% है कार्विंग वहाँ पे, जो सेक्सुअल थीम के ऊपर है। बाकी जो हैं वो एवरीडे लाइफ को डिपिक्ट करती हैं, ठीक है। और ये भी बोला गया था कि जब वो चंद्रवर्मन को रात को सपना आया था, तो उसकी माँ ने बोला था कि ऐसा कुछ
क्रिएट करो, और उन्होंने बाद में क्रिएट किया गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे वुमेन मेकअप अप्लाई करती हैं, शो केस पॉटर्स, म्यूजिशियन, फार्मर्स, है ना, ये सारा वहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, जैसे और इसके अंदर जो पीआईबी की साइट के ऊपर कुछ टेम्पल के नाम ये दिए गए हैं, ये वही हैं, जैसे कंधारिया महादेव टेम्पल है, 64 योगिनी टेम्पल है, ब्रह्मा टेम्पल है, चित्रागुप्ता टेम्पल है, देवी जगदम्बा टेम्पल है, देन लक्ष्मणा टेम्पल है, ठीक है, मतंगेश्वर टेम्पल है, देन परशुनाथ टेम्पल। तो ये कुछ टेम्पल ऐसे हैं वहाँ पे जो हमने याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं देखो अपना देश क्या है। देखो पर्यटन पर्व मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2019 के अंदर लेके आई थी। इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला है देखो अपना देश। देखो अपना देश के अंदर मतलब याद रखना, इंडियंस को बोला गया कि अपने ट्रेवल करो अपनी कंट्री के अंदर बहुत सारा टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। तो ठीक है, अब यहाँ पे प्रमोट किससे होता है? माई जी ओ वी प्लेटफॉर्म के थ्रू। ओके, अब बात करते हैं टूरिज्म फॉर ऑल, जो सेकंड कंपोनेंट है। यहाँ पे भी टूरिज्म जो है ऑल स्टेट और कंट्रीज़ के अंदर वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, बहुत सारे इवेंट, ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए और बहुत सारे लोग आएँ और पैसा मिले। हमारी कंट्रीज़ के अंदर कितने लोग हैं ऐसे जैसे फॉरेन के अंदर चले जाते हैं ना, तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप रहो। तो जैसे मान लो डांस, म्यूज़िक, थिएटर, ये सब क्रिएट करके उनको थोड़ा थोड़ा प्रमोट किया जाता है। टूरिज्म एंड गवर्नेंस की बात करें, इंटरेक्टिव सेशन और वर्कशॉप, ये सारा किया जाता है ताकि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस भी आए और अल्टीमेटली टूरिज्म को प्रमोशन भी मिले। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई नो कि थोड़ा सा जैसे लाइव नहीं है तो आपको कुछ लग रहा था, थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट को कि लाइव होता तो हम क्वेश्चन पूछ लेते सर से। आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई डेफिनेटली उसका मैं जवाब दूंगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।